shouted on the boy standing near the shop. अब चलो इसमें prepositions कौन से लग रहे बताओ? In ये preposition है और on ये preposition है, इसके साथ near ये एक preposition है. अच्छा, अभी अगर ये prepositions है तो इनके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा. तो देखो कौन सा है. इसके बाद है द कार, तो ये नाउन है का, एक चीज़ का नाम है. इसके बाद द बॉय, ये एक नाउन है. उसके बाद द शॉप, ये एक नाउन है. अब ये नाउन्स जो भी आए उसके बाद में इनका रिलेशन किसी न किसी के साथ बनाना होगा. तो जरा देखते हैं. बोलो, कार का रिलेशन किससे बन रहा है? मैन के साथ. मैन क्या है बताओ? नाउन. ये देखो एक नाउन के साथ रिलेशन बनाया उसने. यहाँ पर देखो ये बॉय नाउन है, ऑन प्रपोजिशन है, किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? शाउटेड के साथ. शाउटेड क्या बताओ? शाउटेड एक वर्ब है, तो ये वर्ब के साथ रिलेट कर दिया. यहाँ देखो ये नियर प्रपोजिशन इस नाउन को किससे रिलेट कर रहा है? स्टैंडिंग के साथ. स्टैंडिंग क्या बताओ? है ना, वर्ब लग रहा है लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है. अभी अपना टेंस नहीं हुआ ना, तो तुमको मैं ये नहीं बता सकता कि ये वर्ब क्यों नहीं है. तो टेंसेस में बाद में समझ में आएगा. हाँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि एडजेक्टिव कैसा है. तो वो एडजेक्टिव देखते कैसा है. ये है आई सॉ स्टैंडिंग मैन ऑन द रोड. चलो बताओ, क्या ये मैन नाउन है? नाउन है. अच्छा, अब ये स्टैंडिंग वर्ड किसके लिए आया? स्टैंडिंग किसके लिए आया वर्ड? मैन के लिए आया ना. मैन के लिए आया, यानी नाउन के लिए आया. और जो नाउन के लिए आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव. तो ये एडजेक्टिव है, यानी स्टैंडिंग एडजेक्टिव हो सकता है. जनरली अपने को आदत क्या होती है ना कि आईएनजी वाला शब्द हमेशा हम लोग क्या सोचते हैं? वो भी होगा, पर टेंस की डेफिनेशन में वो फिट नहीं बैठ रहा है. क्योंकि इसको अगर वर्ब बनना है ना, तो इसके पहले एम इज आर वाज वर टाइप की ऑक्सिलरी होना. जो नहीं है तो फिर ये दूसरा कुछ तो भी है. यहाँ पे क्या है? वो एडजेक्टिव. अंडरस्टूड. रिलेशन बनाने का काम हमारा प्रपोजिशन का है.
पढ़ने में पढ़ो। मैन इन द कार, शाउटेड ऑन द बॉय, स्टैंडिंग नियर द शॉप, से 3 पढ़ो। अब इसमें प्रीपोजिशन देखो, ये इन। अगर प्रीपोजिशन है तो इसके बाद तुरंत में ये वाला नाउन या प्रोनाउन रहेगा ही रहेगा। यहाँ क्या है, कार। अब ये किसके साथ रिलेट कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम होता है सामने आने वाले नाउन को या प्रोनाउन को किसी शब्द के साथ रिलेट करना। इतने पार्ट में तो यही बचे हैं जिसको रिलेट करना। ये रिलेट किया गया चीज़ है मैन, मैन क्या है, नाउन है। यानी हम बोलेंगे कि इस नाउन को इस नाउन के साथ रिलेट करना। यहाँ देखो, शाउटेड ऑन द बॉय, ऑन प्रीपोजिशन, सामने आने वाला वो नाउन और रिलेशन बना रहा है शाउटेड के साथ, मतलब किसके साथ, वर्ब के साथ। तो मैं क्या बोलूँगा, इस नाउन को इस वर्ब के साथ रिलेट कर। यहाँ देखो, स्टैंडिंग नियर द शॉप, नियर प्रीपोजिशन, सामने आने वाला नाउन और रिलेट किसके साथ कर रहा है, स्टैंडिंग के साथ। अब स्टैंडिंग जनरली हमको लगता है वर्ब, लेकिन डेफिनेटली वो वर्ब नहीं है क्योंकि उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। टेंस में पढ़ेंगे तो स्टैंडिंग क्या है, तो यहाँ से प्रूव होता है कि स्टैंडिंग एक एडजेक्टिव बन सकता है। यहाँ पे स्टैंडिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये इसके साथ जैसे देखो मैं बता दूँ, ये सेंटेंस करेक्ट करना, टीचिंग यू मैथ्स, ये करेक्ट है सेंटेंस। नहीं बोलो, सही लग रहा है क्या, मतलब कुछ गलती है उसमें, सही है। अच्छा, क्या मतलब क्या रॉन्ग है इसमें, बताओ, कोई भी बताओ, गलत तो गलत। अच्छा, क्या होना चाहिए था सेंटेंस, इज चाहिए था ना, ही इज टीचिंग यू मैथ्स या ही वॉज टीचिंग यू मैथ्स, ऐसा कुछ तो भी चाहिए था। तो टेक्निकल एरर क्या हो गई, टेक्निकल एरर ये हो गई कि हमको दिख रहा है कि ये टीचिंग जो है ना, ये मेन वर्ब होना चाहिए, है ना, और सेंटेंस में मेन वर्ब कंपलसरी होता है, मेन वर्ब। अब ये टीचिंग वाकई में मेन वर्ब बना क्या, तो ये नहीं बना, क्योंकि ये जो आईएनजी फॉर्म वाले होते हैं ना, ये होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल को सेंटेंस में आकर मेन वर्ब बनने के लिए ना किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को सेंटेंस में मेन वर्ब बनने के लिए किसी न किसी ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ती है, और ये किस बेसिस पे होता है, टेंसेस के बेसिस पे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग सूटेबल ऑक्सिलरी, अभी यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी कौन सी फिट बैठ सकती थी, तो एक है एम, इज, आर, was, were, shall be या फिर will। इनमें से कोई भी एक सुटेबल रहेगा तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा लेना चाहिए, तो सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट ही है ना, तो सुटेबल कौन सा है, इज है। अच्छा, टेंस अगर पास्ट है तो was भी चलेगा, ओके। अगर टेंस फ्यूचर है तो विल भी चलेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे चलवा रहे हो, तो वो टेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। नहीं, शैल भी नहीं होगा क्योंकि ही है यहाँ पे, ही के साथ शैल नहीं आता, ही के साथ क्या आता है, विल आता है, आई और वी के साथ शैल आता है, टेंसेस का है। सिंपल अभी के डेट में आप इतना याद रखो कि इसको मेन वर्ब बनना है ना, तो एक ऑक्सिलरी चाहिए थी। अब ऑक्सिलरी नहीं है तो फिर ये मेन वर्ब भी नहीं है। अच्छा, फिर कोई दूसरा मेन वर्ब है क्या, नहीं, तो फिर अगर दूसरा मेन वर्ब नहीं है तो फिर सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पे इसके पहले ऑक्सिलरी है क्या, नहीं है, तो फिर ये मेन वर्ब नहीं बना, तो क्या पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो गया, नहीं। ये देखो ना, दूसरा वर्ब है नहीं, शाउटेड वर्ब है, तो इस वर्ब ने काम चला लिया, यहाँ पे दूसरा वर्ब मिला ही नहीं, तो पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया,
ठीक है, सिंपल याद रखो, आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब बनने के लिए ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसलिए मेन वर्ब नहीं है। तो फिर कोई भी दूसरा काम कर रहा, क्या काम कर रहा? एडजेक्टिव का। ठीक है, चले आगे। चलो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी है? बोलो, एक वाली कौन सी है? इंटरजेक्शन। क्या होता है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन लिखो, डेफिनेशन लिखो। It is a word, W-O-R-D, word or a phrase. It is a word or a phrase that is used to express. It is a word or phrase that is used to express emotions like surprise, pain, P-A-I-N, pain, pleasure, sorrow, S-O-R-R-O-W, etc. देखो क्या डेफिनेशन क्या बोलता है कि कभी कभी हमको इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए कुछ शब्दों की या फ्रेजेस की जरूरत पड़ती है। उसी फ्रेजेस को या वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है ना? तो हमको इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए और कोई दूसरा रास्ता है क्या? मराठीमध्ये एक म्हण आहे, पुढचं पाठ मागचं पूर्णपणे सपाट, है ना? अब बताओ, अब मैंने टॉन्ट मारा तो थोड़ा सा आप शैटर्ड हो गए होंगे, अभी आपके ब्रेन की नर्व्स खुल गई होंगी। अभी बताओ, और कोई दूसरा रास्ता है इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए? बता, कौन सा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, उससे हम इमोशन ही तो एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हमारे पास अच्छे खासे सेंटेंसेस थे तो न्यूली क्यों इंटरजेक्शन लेके आ गए? तो थोड़ा फर्क है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और इसमें, जरा देखिए। चलो, मैंने बोला हिंदी में वो मर गया, बताओ इसमें आपको इमोशंस दिख रहे क्या? ये सेंटेंस वो मर गया, बताओ इमोशंस दिख रहे? नहीं दिख रहे। मरा ना वो कितना रोते हैं मरने के बाद, तो बिना इमोशन के कैसे रोएगा कोई? किसी की डेथ सेरेमनी में गए, देखा ना कैसे गला फाड़ फाड़ के रोते? जो मरा हुआ है ना वो, तो डेफिनेटली फीलिंग्स तो होंगी उसमें मतलब वो डेड बॉडी में नहीं, आजू बाजू में। बोलो, है दिख रहा क्या? इसका इंग्लिश क्या होगा? He is dead. He is dead. बताओ इमोशन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? टेक्निकल आंसर बताओ, ग्रामेटिकल आंसर बोलो। उसमें वो नहीं, वो तो अभी ऐड करेंगे बाद में अपन, पर वो रीजन नहीं, टेक्निकल रीजन।
क्योंकि देखो इमोशंस इसलिए नहीं है क्योंकि ही सब्जेक्ट डेड वर्ब है, यानी ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा, सब्जेक्ट से शुरू होने वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस होते हैं। और अगर सेंटेंस असर्टिव है तो असर्टिव में सिर्फ स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें बताया जाता है, उसमें इमोशन वगैरह कुछ नहीं होता है ना, तो इसलिए इसमें इमोशन नहीं है। अब अगर मुझे इस सेंटेंस को इमोशनल बनाना है तो मैंने क्या करना चाहिए? उसमें फीलिंग ऐड करनी है तो मैंने क्या करना चाहिए? तो पहला रास्ता ये है कि आप इस सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना दो। जैसा ये एक्सक्लामेटरी बन जाएगा ऑटोमेटिक उसमें इमोशंस आ जाएंगे। लेकिन अगर कंडीशन रख दी कि बेटा लिखा तो यही रहेगा, फिर भी इसमें इमोशन पुट करो, लिखा यही रहेगा, असर्टिव ही लिखा रहेगा, लेकिन आपको इमोशंस लाने हैं उसमें, तो फिर हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में एक वर्ड ऐड करते, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने अरे देखो मर गया। अब तुम देखो, थोड़ा देखो, तुम्हें अंदाजा आ जाएगा। ये दोनों में देखो और बताओ किसमें बोलने वाले को थोड़ा फील हो रहा है, ऐसा लगता है सेकंड में ना। इसमें ये वर्ड आया और जो असर्टिव सेंटेंस था उसको फीलिंग युक्त बना लिया। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। यानी ये वर्ड सेंटेंस में आते हैं, सेंटेंस कोई भी हो, लेकिन जो भी सेंटेंस होगा उसको इमोशनल बना देते। इंग्लिश में क्या? ये वाला बन गया इंटरजेक्शन, है ना, समझा ना? लेकिन इंटरजेक्शन का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर वहां पे आपने दूसरा लगा दिया, वाओ ही इज डेड, तो वो जमेगा नहीं ना, इंटरजेक्शन सही हो। जो दुख की बात है तो दुख वाला है। तो फिर ऐसे कौन से इंटरजेक्शंस है जो हम लोग लगाते हैं और उससे अलग अलग इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं? तो जैसे देखो, आपने ये सुना होगा हुर्रे, सुना क्या? हुर्रे कब बोलते हैं? जब खुशी होती है, एक्साइटमेंट आता है। और देखो खुशी वाला वाव, है ना। और देखो ये तो अलास है। अलास क्या होता है बोलो? वो वाले अरेरे वाला है, दुख वाला, वो वाला। अच्छा ये देखो, और बताओ ना, ओ क्या होता है? सरप्राइज बताता है। ओ माय गॉड, ये भी एक इंटरजेक्शन। और ये देखो ब्रावो, सुना है कहीं? ये एक्चुअली बोले जाते हैं, तो अपन तो इंग्लिश ज़्यादा बोलते नहीं ना, तो इसलिए आपको ज़्यादा यूज टू नहीं है। पर ये कभी सुना होगा ब्रावो मतलब क्या? जैसा किसी को जॉब लगा और वो पेड़े बड़े लेके आए मेरे पास, तो मैंने उसको बोला शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये जो शाबाश वर्ड है ना, वो इंग्लिश में क्या है? ब्रावो, ठीक है। और ये वाला वर्ड सुना है? फाइट। फाइट यानी हमारे हिंदी मराठी में हम लोग जो बोलते हैं ना छी, छी वर्ड सुना है? जैसे रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पर गोबर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर नजर पड़ गई तो एकदम मुंह से क्या निकलेगा? वाव, अपना छी, ऐसा निकलेगा ना। तो वो जो छी है वो गंदगी को हम लोग हेट करते, वो फीलिंग के लिए यूज किया जाता है। इंग्लिश में फाइट, फाइट। अच्छा ये भी एक इंटरजेक्शन है। चलो प्रोनाउंस करो इसको। अच्छा ये किसके लिए यूज होता है? किसके लिए? अटेंशन खींचने के लिए। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ आया, बोर्ड ऑन कर रहा हूँ, तुम लोग बात कर रहे हो, अभी मैं रेडी हो गया, अब मुझे तुम लोगों का ध्यान इस तरफ खींचना है। तो बहुत बात है कि टीचर लोग बोलते हैं श्श, तो वो ऐसा बोलते हैं अपन कि श्श मतलब चुप कराने के लिए किया जाता है। चुप के लिए नहीं है वो,
सामने वाले का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए। कभी कभी नहीं क्या अपन होटल में वेटर को वगैरह कोई बुलाता है ऐसा, तो वो उस टाइप का अटेंशन गेन करना। अच्छा, ऐसा है क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के पहले ही लगता है? हाँ, नहीं, ये असर्टिव के साथ भी लगता है। एक मैं बताता हूँ। ओह लुक एट दिस स्टूपिडिटी, देखो यार क्या बेवकूफ़ी है, ऐसा बोल रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है? बोलो। जैसे वहाँ ही इज डेड सब्जेक्ट से शुरू हो रहा था तो असर्टिव था। लुक एट दिस स्टूपिडिटी, बोलो कौन सा सेंटेंस है? भूल गए। अरे बाबा, ये लुक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस। कौन से होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस के साथ ये इंटरजेक्शन है ओ। और देखो चलो बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? हाउ हॉरिबल, ये क्या है? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ भी क्या आ गया? इंटरजेक्शन है। यानी हम क्या बोलेंगे? असर्टिव के साथ भी इंटरजेक्शन आ सकते हैं, इंपरेटिव के साथ भी और एक्सक्लामेटरी के साथ भी। ठीक है, लिखो।
फिनिश्ड। हम यहाँ पे अपना टेंसेस खत्म हो गया। सॉरी, टेंसेस बेसिक्स प्लीज पेज अपन यूज किए। जहाँ से शुरू हुआ था और वहाँ जाके खत्म हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं टेंसेस चालू करता हूँ। कोई डाउट? चलो फिर न्यू स्लाइड लेते हैं। देखो, एक बार आपने जो पढ़ा है अभी तक ये, वो थोड़ा सा चेक कर लेना, मतलब एक बार पढ़ लेना। वो बेसिक्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, तब टेंस पढ़ने में मजा आएगा। तो हेडिंग लगाओ, टेंसेस। बोलो, क्या होता है टेंस? टेंस क्या होता है? क्या क्या? मतलब कौन सा पास्ट क्या है? काल। टेंस मतलब काल, बराबर है, पर वो ट्रांसलेशन। टेंस में तो ये बता सकते हैं कि हम पास्ट की बात करें कि प्रेजेंट की। ठीक है, फिर भी टेंस क्या है? टाइम। टेंस टाइम कौन बोला? नहीं, गलत नहीं बोला ना, मतलब ऐसे बात सही है। टेंस टाइम को रेफर करता है, बिल्कुल सही बात है। पर फिर भी वो क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही रहेगा, टेंस क्या है? तो देखो, आपने शायद ही सुना होगा, क्या है, बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्क। क्या है टेंस? वर्क की फॉर्म है, ठीक है, which refers to some specific point in time। ये देखो, येलो में कुछ लिखा है और वाइट में कुछ लिखा है। तो ये जो येलो में लिखा है ना, ये टेंस का डेफिनेशन है। टेंस क्या है? द फॉर्म ऑफ वर्क। वर्क के फॉर्म्स पढ़े हैं ना अपन ने, बस उन्हीं का इस्तेमाल करो और टेंस बना दो। तो टेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वर्क की फॉर्म होती है। लेकिन वो काम क्या करती है? तो टाइम जोन में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करती है। तो ये उसका फंक्शन है। ये क्या उसका फंक्शन है? टेंस का फंक्शन है, टेंस का काम है। लेकिन टेंस का डेफिनेशन, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। अब ये तो कंठस्थ कर लो, इसको घोट डालो तो जब भी पूछूंगा क्या होता है टेंस, तो ये बोलो, ठीक है। टेंस क्या है? वर्क की फॉर्म, सिंपल से। अच्छा, वो काम क्या करता है? तो टाइम जोन में किसी पॉइंट्स को रेफर करता है। तो जैसे टाइम जोन मतलब क्या, सपोज करो ये टाइम जोन है, तो ये टाइम जोन में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक बीच वाला पॉइंट जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, पहले वाला पॉइंट जिसको हम लोग पास्ट कहेंगे, तो आगे वाले पॉइंट को फ्यूचर कहेंगे। इन्हीं पॉइंट्स को टेंस अपने वर्ब की फॉर्म के जरिए क्या करता है? रेफर करता है, ठीक है। तो ये बात तो पता चली कि मेन टाइप के टेंसेस कौन से होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इन पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ और भी है।
हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में 4 स्टेट्स हैं, क्या है, 4 अवस्थाएं हैं। इन चारों अवस्थाओं का नाम क्या है? तो पहली पूछिए, पहला है सिंपल या फिर इंडेफिनाइट। दूसरा क्या है बोलिए? कंटिन्यूअस, कभी कभी इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। थर्ड क्या है? परफेक्ट। चौथा क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हर टेंस की 4 अवस्थाएं, तो 3 टेंस की टोटल अवस्थाएं कितनी हो जाएगी? 12। तो इस प्रकार से 12 टेंसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये टेंसेस को अपने को एक करके से 12 टेंसेस पढ़ने। लिख लो। चलो, अब देखो हम लोग टेंस पढ़ेंगे कैसे। टेंस पढ़ेंगे कैसे, तो देखो एक्चुअली टेंसेस पढ़ने का सही तरीका होता है कंपैरेटिव मोड में पढ़ो। कंपैरेटिव यानी 2 टेंसेस को एक साथ पढ़ो, तो कंपैरिजन में समझ में आएगा। देखो, आप सच को तभी समझ पाओगे जब झूठ क्या होता है ये आपको पता हो। अगर आपको झूठ ही नहीं पता तो सच कैसे समझेंगे, है ना? तो ये जो रिलेटिव टर्म्स में, कंपैरेटिव टर्म्स में हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो टेंसेस भी वैसे ही हैं, जैसा सिंपल पास्ट लू, प्रेजेंट परफेक्ट लू, पास्ट परफेक्ट लू, ऐसा कंफ्यूजन बहुत बार रहता है। तो फिर कंपैरेटिव वे में पढ़ना अच्छा होता है, लेकिन कंपैरेटिव वे में तब तो पढ़ेंगे ना जब हमको दोनों मालूम हो, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो इसलिए अपन टेंसेस कैसे ना 2 राउंड में पढ़ेंगे। पहला राउंड रहेगा इंट्रोडक्टरी राउंड, इसमें इंट्रोडक्शन के मोड में सारे के सारे टेंसेस पढ़ लेंगे लाइन से। अब आपका एक बेस बन जाएगा, और फिर एग्जाम ओरिएंटेड और कंपैरेटिव मोड का यूज़ करते हुए उसमें से कुछ टेंसेस हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो 2 राउंड्स में हमको घूमना है, तो इसको ध्यान में रखिए। पहला टेंस लिखो, कैसा आएगा? सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस।
ठीक है, बोलो क्या होता है इस टेंस में? मतलब कौन से सेंटेंसेस, कौन सी कंडीशंस हमने इस टेंसेस में बोल दी चाहिए? किसी को पता है तो बोलो। इसमें डिपेंड कर सकते हैं सिंपली हम जैसे करेंट और बात करें जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो नहीं, जैसे एक normal वो नहीं होगा सिंपल प्रेजेंट। बोलो। देखो बहुत बार क्या होता है कि हमको ऐसी एक्शंस बतानी पड़ती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे देखो, एक मैं हिंदी वाक्य लिखता हूँ। सूरज पूर्व में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? क्यों? मतलब कैसे का यूनिवर्सल ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। तो ये बात तो पहले भी थी, अभी भी है और बाद में भी रहेगी। तो बस ये वाला यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए जैसा मैंने जो सेंटेंस यूज किया, ये सेंटेंस आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। दूसरा, प्रेजेंट में जो एक्शन रेगुलर बेसिस पे होती है, वो एक्शन को भी बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। या प्रेजेंट टेंस में किसी की आदत होती है, जैसे देखो तुम में से कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है, मेरे को एक बात बताओ, तुम में से एक बच्चा कोई है, तो तुम घर से निकले, तुम्हारा पड़ोसी पूछता है कहाँ जा रहे हैं, तो तुम उसको ये आंसर देते हो, मैं रोज एक इंग्लिश की क्लास को जाता हूँ। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्शन एक ही बार होती है कि बार बार होती है? बार बार होती है ना। वैसे दिख भी रहा है रोज है करके, है ना। तो ये एक्शन बार बार होती है। अच्छा, ये एक्शन पास्ट में भी होती थी और फ्यूचर में भी होते रहेंगी क्या? नहीं होंगी। देखो, प्रेजेंटली आप इंग्लिश की क्लास को रोज आते हैं, पर आज से 1 महीने पहले इंग्लिश की क्लास को आते थे क्या? या आज से 2 महीने बाद आओगे क्या? नहीं ना। तो ये प्रेजेंट टेंस में रोज होने वाली घटना है, यानी ये आपकी प्रेजेंट टेंस की आदत है। ठीक है ना। जैसा मैंने बोला, मैं बचपन में बहुत मीठा खाता था। ठीक है, मैं बचपन में बहुत मीठा खाता था। अब मुझे एक बात बताओ कि मीठा खाता था, ये मेरी आदत थी कि नहीं थी? थी ना। एक मिनट, हेलो, हाँ, तो मैं बचपन में बहुत मीठा खाता था। तो मैंने एक ही बार खाया था कि बार बार खाता था? बार बार खाता था, यानी मेरी आदत थी। वो आदत मेरी पास्ट की आदत थी कि प्रेजेंट की आदत? पास्ट की थी ना। वो आदत नहीं लेना, सिंपल प्रेजेंट। आपकी आदत कौन सी होनी चाहिए? प्रेजेंट वाली। जैसे मैंने बोला, मैं सुबह घूमने जाता हूँ, तो मैं एक बार जाता हूँ या रेगुलरली जाता हूँ? रेगुलरली जाता हूँ। तो मैं पास्ट में जाता था कि अभी जाता हूँ? अभी जाता हूँ ना, यानी मेरी प्रेजेंट की आदत है। तो फिर मैं सुबह घूमने जाता हूँ, ये किस टेंस में बोलोगे? सिंपल प्रेजेंट।
और एक बात होती है कि कोई एक्शन होती है जो हमेशा होती रहती है, जैसे ये वाला देखो, कुत्ते भौंकते हैं, बोलो ये हमेशा होने वाली है एक्शन है कि नहीं, है ना? तो ये हमेशा होते रहता है क्योंकि उनका काम ये भौंकना, वो भौंकते ही रहते हैं। तो ये एक्शन जैसे तारे चमकते हैं हमेशा ही होता है ना? पानी बहता है, ये भी एक्शन हमेशा होती है। तो याद रखो, यूनिवर्सल ट्रूथ, किसी की प्रेजेंट टेंस की हैबिट या हमेशा होने वाली इवेंट्स को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं, ठीक है? लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने एकदम नैरो डाउन करना है, तो सिंपल बोल दो कि हम क्या करते हैं, प्रेजेंट रूटीन्स बताते हैं। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के जरिए प्रेजेंट रूटीन्स बताते हैं। चेक करो बर क्या ये तीनों में प्रेजेंट टेंस की रूटीन है कि नहीं है? सूरज पूर्व में उगता है, प्रेजेंटली रोज होता है ना, रूटीन। मैं रोज एक क्लास को जाता हूँ, प्रेजेंटली रोज यानी हमेशा होता है ना, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट रूटीन। हाँ हेलो, हाँ हेलो, क्या फोन क्यों होता है? तो सिंपल, किसी ने बोला कि आपको सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, तो आप बोलो उसको, फिर उसके द्वारा हम लोग प्रेजेंट की रूटीन्स बता रहे हैं, ठीक है? चलो 2 सेंटेंसेस बोलता हूँ, बताओ कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं रोज रात को 9 बजे खाना खाता हूँ। बोलो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं है ना? क्योंकि प्रेजेंट की रोज की रूटीन दिखती है। अच्छा दूसरा, मैं रात को 9 बजे खाना खाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट आएगा? होगा कि नहीं होगा? देखो मैं रोज पढ़ाई करता हूँ और मैं पढ़ाई करता हूँ, सेकेंड सेंटेंस में रोज वर्ड नहीं है, लेकिन उसमें एक बात आई है कि एक्शन रेगुलर बेसिस पे होती है ना? एक्शन क्या होती है? रेगुलर बेसिस पे होती है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। तो पहला था मैं रोज रात को 9 बजे खाना खाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट है। मैं रात को 9 बजे खाना खाता हूँ, वो भी सिंपल प्रेजेंट ही है। अब बताओ, मैं खाना खाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है ना? क्यों? क्योंकि मैं एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार की बात कर रहा हूँ, है ना? अगर मैं बोलता हूँ मैं पानी पीता हूँ, तो बताओ मैंने क्या एक ही टाइम पानी पिया है जिंदगी में? ये मेरी रेगुलर हैबिट है। रेगुलर हैबिट है मतलब वो प्रेजेंट की क्या है? रूटीन है। तो जो भी प्रेजेंट की रूटीन हो, प्रेजेंट की रूटीन होना, मैं बचपन में मीठा खाता था, ये प्रेजेंट की रूटीन नहीं है, तो इसको ये टेंस में नहीं लिखना। अंडरस्टूड? चलो अब इसको लिखते कैसे हैं? तो अभी जो बताया मैंने, ये तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया। सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे अपन? डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी क्या कि कब या किस प्रकार से हम इसका यूसेज करते हैं। तो आपने हेडिंग लगाया है ना? अब डेफिनेशन, this tense is used to express, this tense is used to express universal truth, universal truth, someone's habit, someone's habits of present, habit
habits of present, and the events taking place regularly in present. Events taking place regularly in present. Full stop. In short, this tense is used to express, present routines. प्रेजेंट रूटीन को अंडरलाइन करो, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया डेफिनेशन, यानी समझ हो गई, कंसेप्ट हो गया। अब आएगा नेक्स्ट, ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में लिखते कैसे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर आएगा। तो क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर? तो हमेशा पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको SES लगाना या नहीं लगाना, और उसके बाद बाकी सारे शब्द लिखना। इसी तरीके से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखता है कि यहाँ चॉइस आई है, कभी आप SES लगा सकते हो और कभी आप SES नहीं लगा सकते। तो फिर कब लगाना और कब नहीं लगाना, उसके लिए क्या लिखेंगे अपन? नो। अब देखो, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट्स है वो 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, I हो सकता है, या U हो सकता है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के लाओ, ये 4 में तो अपन डिवाइड कर लेंगे उसको। I और U, ये समझ में आती है आपको। फिर बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा ना, उसको आइदर सिंगुलर बोल सकते हैं या प्लूरल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन 4 कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग नोट लिखेंगे। तो नोट क्या आएगी? नोट आएगी कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? V1 के साथ SES लिखना पड़ेगा। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ आपको SES अटैच करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ V1 लिखेंगे, उसको SES नहीं लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट I है या फिर U है, तो भी हम सिर्फ V1 लिखेंगे, उसको SES नहीं लगाएंगे। समझ में आया? बस चारों सब्जेक्ट कवर हो गए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब ये हिंदी के सेंटेंसेस लिखे, इसको ही ट्रांसलेट करके बताता हूँ कैसे होगा। ये तो पहले चेक करो कि क्या ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ दिखता है, इसमें किसी की प्रेजेंट हैबिट दिखती है, इसमें हमेशा होने वाले इवेंट्स दिखते हैं। डायरेक्टली यहाँ ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट की रूटीन बताते हैं, तो फिर ये तो सिंपल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बताओ आपको कौन सी एक्शन दिख रही है? उगने की दिख रही है, तो ये उगता है क्या होगा मेरा? वर्ब।
है ना। अच्छा उगने वाला कौन है? सूरज। ये क्या होगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। अब इसका इंग्लिश करते हैं। तो इंग्लिश करना है और वो भी सिंपल प्रेजेंट वाले को, तो ये स्ट्रक्चर से जाना पड़ेगा। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। बोलो सब्जेक्ट के लिए क्या लिखो? तो सन होता है लेकिन हमको द सन लिखना पड़ेगा और उसमें एस कैपिटल। ठीक है। फिर क्या लिखना है? सीधा वर्ब का फॉर्म। अब उगने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? राइज। तो फिर राइज लिखना। ठीक है। तो चेक करेंगे एस आई एस लगाओ कि नहीं लगाओ। बोलो लगाना चाहिए कि नहीं? तो हम अपने मन से नहीं बताएंगे, सब्जेक्ट को देख के बताएंगे। बताओ सब्जेक्ट क्या है? सन। कितने सन है? एक है। एक है मतलब क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो एस लगाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे? राइज नहीं लिखेंगे, राइजेस। अब बचे हुए शब्द कौन से? तो ये वाले देखो दोनों पूर्व में, तो उसके लिए लिखेंगे हम इन द ईस्ट। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे। सवाल नंबर 1, यहाँ द काय को लगाया? छह लगाया तो लगाया, यहाँ भी लगा दिए। ऊपर से यहाँ इन क्यों लिया? है ना। तो अगर आप द क्यों लगाए पूछोगे तो वो तो आर्टिकल की बात होगी, है ना। यहाँ पे भी आर्टिकल का कंसेप्ट आ गया। इन ये प्रपोजिशन का कंसेप्ट है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने में आएगी ना। तो सारी चीज़ें एक जगह नहीं पड़ेंगी। आर्टिकल के वक्त आर्टिकल पढ़ेंगे, प्रपोजिशन के वक्त प्रपोजिशन पढ़ेंगे। अभी आपको सारा फोकस कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? मतलब वर्ब पे रखना। क्यों? क्योंकि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब पे ही ध्यान रहेगा अपना। ये आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आगे के चैप्टर्स में होगा। तो ये इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा। चलो दूसरा बताओ, कौन सी एक्शन दिख रही है आपको? कौन सी एक्शन? जाने की ना। जाता हूँ लिखा है ना, तो मैं जाने की एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो जाता हूँ वर्ब होगा। अच्छा जाने वाला कौन है? मैं। तो आय क्या होगा? सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। अब इसका ट्रांसलेशन मार। पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है मैं इंग्लिश में आय। उसके बाद सीधा क्या लिखना है? V1। जाने के लिए इंग्लिश वर्ड गो। गो ही फर्स्ट फॉर्म है ना, तो गो। ठीक है। अच्छा एस लगाओ कि नहीं लगाओ? ये देखो जब सब्जेक्ट आया रहता है तो बोलता है नहीं लगाना, यानी V1 ही लिखना, तो वही लिखो। अब देखो बहुत सारे वर्ड्स, रोज एक इंग्लिश की क्लास में, तो आई गो टू एन इंग्लिश क्लास। और रोज के लिए डेली या एवरीडे कुछ भी। ठीक है, ऐसा हो। अब यहाँ पे भी एक किसी को अगर पता होगा, ऐसा बोला जाता है कि भाषाओं के नामों के साथ, भाषा के नामों के साथ आर्टिकल नहीं लगा। आई एम लर्निंग द इंग्लिश ऐसा नहीं बोलेंगे। आई एम लर्निंग इंग्लिश ऐसे बोलना पड़ता है। तो इंग्लिश एक भाषा का नाम है, भाषा के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगा। तो फिर यहाँ पे ये इंग्लिश भाषा का ही नाम है ना। ये इंग्लिश कौन है? ये मतलब किसी आदमी का नाम है या किसी भाषा का नाम है? नहीं सब्जेक्ट है नहीं बात में। पहले बताओ भाषा का नाम है क्या? भाषा का नाम इंग्लिश है ना। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुमको क्या डांस करना पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ मतलब क्या पढ़ा रहा हूँ? लैंग्वेज ही पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये इंग्लिश तो लैंग्वेज के लिए यूज़ किया गया। फिर उसके पहले आर्टिकल कैसे है? हाँ तो बताओ डिटेल। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। क्लास में जा रहा था, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा रहा है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंग्लिश भाषा के नामों के साथ आर्टिकल नहीं होता, यहाँ पे है तो फिर क्यों है ये भी आएगा दिमाग में। तो उसका सारा एक्सप्लेनेशन का आएगा आर्टिकल। सिंपल सिंपल बता देता है। ये क्लास नाउन है, इंग्लिश उसका एडजेक्टिव है, और ये एन जो है वो क्लास के लिए आया है ना कि इंग्लिश के लिए, है ना। ये रफली बता दिए, पर वो छोड़ो। आपका ध्यान कहाँ रहेगा? वो चलो तीसरा बोलो। कौन सी एक्शन दिख रही होते हुए? भौंकने की। तो भौंकते हैं क्या होगा? भौंकने वाले को ये होगा सब्जेक्ट। पहले क्या लगाना पड़ेगा?
पहले सब्जेक्ट है कुत्ते, कुत्ते के लिए क्या लिखूं बोलो? डॉग की डॉग्स, कुत्ता होता तो डॉग, कुत्ते हैं तो डॉग्स। फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलो क्या है? रोकने के लिए इंग्लिश वर्ड बार, ठीक है? SES लगाओ कि नहीं लगाओ? सब्जेक्ट देखो डॉग्स, एक की अनेक प्लूरल है तो नहीं लगाना, तो यहाँ पे डॉग्स बार की होगा। अच्छा दूसरा कोई शब्द नहीं बचा, ये एंड हो गया। अच्छा यहाँ पे डॉग होता तो क्या लिखो? बार्क्स, है ना? द स्टार शाइन्स, लेकिन द स्टार्स शाइन, ऐसा, ठीक है लिखो। इसके बाद का आज कौन सा डे? समझ में आ रहा है?